हाय गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज इस वीडियो में और अगले दो वीडियोस में हम डिटेल में बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट के बारे में। चाहे आप किसी भी व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, शेयर ट्रेडिंग करते हो, कैश में करते हो, जो भी आप करते हैं, आप सबके ऊपर कौन से ऑडिट के एप्लीकेशन, टैक्स ऑडिट के कानून लगते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, शुरू के इस वीडियो में और शुरू के पार्ट्स में हम स्पेसिफिकली आपके सवालों, जरूरी सवालों के बारे में जवाब देंगे। क्या-क्या कंडीशंस हैं, क्या-क्या सवाल हैं जो आप पूछते हैं और कई ऐसे सवाल जो आप नहीं पूछते क्योंकि आपको उस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी समझनी होगी। अगर हम जब राय की या कानून के बारे में जानकारी की बात करते हैं ताकि हमारा रिस्क, नुकसान ना लगे या कम से कम हो, तो हमें एक चीज़ समझनी होती है कि हम राय किससे ले रहे हैं। आपको टैक्स कानून या कोई भी दूसरे कानून का ज्ञाता होना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता। अगर मैं सिर्फ आपको ये बोल दूं कि अगर आपका फीचर एंड ऑप्शन में लॉस भी है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में जब आपके सामने कोई नई सिचुएशन आएगी, उससे रिलेटेड अलग फैक्ट आएंगे, तो आपके मन में फिर नया सवाल आएगा। आप फिर उसके पास जाएंगे। जरूरी नहीं है कि उस जवाब का सवाल का जवाब दे पाए, उसका सवाल का जवाब वो ढूंढ पाए। ये बहुत इसलिए जरूरी है कि सही शिक्षा और सही तजुर्बा होना बहुत जरूरी है जहां तक हम कानून की बात करते हैं, कानून को समझने की बात करते हैं। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए, सीएएस, जो इस टैक्स प्रोफेशन की फील्ड्स हैं और एक्सपीरियंस हैं, ये भी कोई हर समय आपको इनसे भी सही जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारा एक मकसद ये होता है कि ज़िंदगी में अगर मुसीबत है या रिस्क है, तो हम उस रिस्क को कितना कम से कम रख सकें। बस हमारा मकसद यही होता है। रिस्क पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ फिन इन्फ्लुएंसर्स और नॉन क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल्स की राय पर जाएंगे, तो 10 में से 1 चांसेस शायद आपको सही जवाब मिले। ये मेरा मानना है। हो सकता है आंकड़े गलत हो, आंकड़े कुछ और कहानी थे। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो हो सकता है 10 में से 6 एडवाइस, 6 लोगों की एडवाइस या 6 तरह की एडवाइस आपके लिए सही काम करे। तो रिस्क, सीधी सी बात है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स में बहुत कम हो जाता है और राय उसी पर जाए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आगे भी इस वीडियो में और अगले के 2 वीडियो में मैं आपके कई सवालों के जवाब आपको दे दूंगा। अगले 10 मिनट में आपको तकरीबन आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कि इन जवाबों को मिलने से हुआ क्या। कुछ नहीं। हाँ या ना से जवाब नहीं मिलता। जिस तरह हम जब हम पढ़ते थे तो हमारा टीचर हमें कहता था कि भाई फाइनल आंसर के मार्क्स नहीं है, 10 मार्क का सवाल है, तो फाइनल जवाब आपका 1 ही मार्क है। और उस जवाब तक आप पहुंचे कैसे, उस प्रोसेस का, उस स्टेप की मार्किंग सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे उन सवालों पर आते हैं सबसे पहले जिनका जवाब जानने में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरी नज़र में नॉर्मली लोग 4 या 5 सवाल ही पूछते हैं टैक्स ऑडिट को लेकर, लेकिन कम से कम 14 या 15 सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट हाँ या ना में तो पता हो। तो अगर हम शुरुआत ही करेंगे पहले सबसे आखिरी सवालों के जवाब से, जिसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको है। 12वां सवाल, आपके व्यापार से कमाई आपकी 6 या 8% से कम है, आपको लॉस क्लेम करना है तो क्या ऑडिट कराना पड़ेगा? जवाब है नहीं। आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो लॉस हैं, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पे आपको हुए हैं, क्या वो दूसरी कमाई से सेट ऑफ कर सकते हैं या अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन सिर्फ हाँ या ना जानने से कुछ नहीं होता। क्या गलत है, क्या एडवाइस आपको गलत दी जा रही है? मैंने जो यूट्यूब वीडियोस देखे, मैंने जो सीएस के कई फर्म के पार्टनर्स के पोस्ट फॉलो किए, उनके हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस उन्होंने स्पेकुलेटिव लॉस, ये जानना जरूरी है कि स्पेकुलेटिव लॉस और बिजनेस लॉस में क्या फर्क है। अगर आपको गलत राय दी जाती है स्पेकुलेटिव लॉस की, कैसे आपको नुकसान हो सकता है, जबकि फ्यूचर ऑन ऑप्शन लॉस स्पेकुलेटिव लॉस नहीं होते, कभी नहीं होते। अगर आप सीए हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल, और आप ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर ऑन ऑप्शन लॉस सिर्फ हेजिंग अगर आप कर रहे हैं तो ही स्पेकुलेटिव नहीं होंगे, तो आपकी राय एकदम गलत है। अगर आप सीए नहीं भी हैं, अपने व्यापार के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी सीए ने आपको ये बोल दिया कि स्पेकुलेटिव लॉस है, आप उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो ये राय गलत है। इससे आपको क्या नुकसान होगा, ये हम आगे के वीडियोस में आगे एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। क्या सेट ऑफ या अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ऑडिट करवाना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं ऑडिट की। मैं एक पेशेवर हूँ यानी प्रोफेशनल हूँ और मेरी कमाई 50% से कम दिखाने पे क्या मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा? जैसा कि हमने शुरू में बात की कि अगर आपके बिजनेस की कमाई 6 या 8% से कम है, अगर आप धारा सेक्शन जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी जानते तो नॉर्मली आपने ये परसेंटेज सुने होंगे अपने व्यापार या प्रोफेशन। तो जिस तरह बिजनेस में 6 या 8% से कम होने पे, कमाई कम होने पे आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके ठीक उलट, अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपकी कमाई 50% आपकी ग्रॉस रिसीप्ट से कम है, तो आपको ऑडिट करो। अब सिर्फ हाँ जानने से क्या होगा? सीधी सी बात है, इसके लिए आपको ये जानना होगा ये धारा कहाँ लिखी है। हिम्मत तभी आएगी, तभी आप समझ पाएंगे सामने वाले कहाँ गलत कह रहे हैं और आप खुद को सही कर पाएंगे। हाँ, आप गलत चंगुल में नहीं फंसेंगे।
होता क्या है, नॉर्मली आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो आपको बोल देते हैं कि नहीं ऑडिट करा लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है और आपने पूछ लिया कि सर यहाँ तो लिखा है कि ऑडिट नहीं कराना है, अधिकतर प्रोफेशनल्स का ये जवाब हो जाते हैं, सर कानून साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, सेफ साइड में ऑडिट करा लीजिए। 10-15-20 हज़ार का सवाल है, क्या नुकसान है, ऑडिट का टर्नओवर पेनल्टी लगी तो बहुत है। और नॉर्मल बिजनेसमैन करवा लेता है, यार छोड़ो ना, 10-15 हज़ार में झमेला हटे। सवाल यहाँ पे उठता है, क्या कानून वाकई क्लियर नहीं है या हमारा वो टैक्स प्रोफेशनल क्लियर है, उसके उसकी नॉलेज क्लियर। सारी बातें आगे समझ में आएंगी। एक नटशेल में आपको जवाब दे दूं, कानून एकदम साफ है, इनकम टैक्स एक्ट एकदम क्लियर है, कब ऑडिट करवाना है कब नहीं। इन सिचुएशन में मैंने जो आपको जवाब दिया ये परफेक्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल ये है कि टैक्स रेट और ऑडिट किन बातों पे निर्भर करता है। इससे पहले कि आप ये जाने कि टैक्स ऑडिट कब करवाना है क्या नहीं, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि टैक्स रेट, टैक्स ऑडिट आखिर किन बातों पे निर्भर करता है। सबसे पहले तो आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर, इससे ही सारी चीजों का निर्धारण होने की शुरुआत होती है। फिर बाकी बातें आती हैं, टर्नओवर क्या है, बुक्स मेंटेन करना है कि नहीं, वो सारी सेक्शंस बाद में आते हैं। पहले तो आप ये जज करिए कि आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर। ठीक है, अब जवाब तो हो गया, लेकिन इसमें ज्ञान जानने की जरूरत यह है कि डिपार्टमेंट, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, चोर पकड़ा जाए तो चोर, जब तक नहीं पकड़ा गया वो नेता है कि नहीं। तो अगर आप नहीं पकड़े गए तो आप कुछ भी करिए, कौन पकड़ने वाला है, आप इनकम मत दिखाइए, टैक्स बचाइए, जो करना है करिए, है कि नहीं। लेकिन जब आप पकड़े गए तब कानून आपके बचाव के लिए आएगा, तब आपने क्या प्रिपरेशंस की हैं, आपने जो क्लेम किया उनको साबित करने के लिए, वो आपके बचाव में है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि किन किन पैरामीटर्स पे डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जज करता है आपने जो क्लेम किया है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, वो सही है ना, वो आपने टैक्स चोरी के लिए नहीं किया। तो आपको ये पता होगा तो ही आप अपनी गर्दन बचा पाएंगे। ठीक है, आपको आपका प्रोफेशनल तो कह देगा अरे सर रिटर्न फाइल कर दो, जब नोटिस आएगा तब देखेंगे। हाँ सीधी सी बात है साहब, जब नोटिस आएगा 10 लाख रुपए लगेंगे, बंटवारा सब में होगा, खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसीलिए ज्ञान रखना, छोटी छोटी बात होगा, पूरा कानून जानने की जरूरत नहीं है, पर छोटी छोटी बातों का ज्ञान जरूर रखिए। क्या एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन जो एनएससी पे करते हैं, क्या वो आम व्यापार होते हैं, स्पेकुलेटिव? हमेशा आम व्यापार। अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डील कर रहे हैं तो ये ऑलवेज नॉर्मल बिजनेस है। जवाब तो हो गया, पर इसमें ज्ञान की बात क्या है जो आपको इतनी छोटी बात में पता नहीं चलेगा। ज्ञान की बात यह है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस में क्या फर्क है, ये फर्क क्यों जाहिर होता है, कैसे जाहिर होता है। और जैसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से डेरिवेटिव्स, आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव्स क्या है, पूरी जानकारी नहीं, कम से कम ऊपर ऊपर से 3 लाइन तो पता हो आपको। ये तो पता हो कि हाँ ये ट्रांजेक्शन मेरा डेरिवेटिव्स होगा, ये ट्रांजेक्शन कैश होगा या डेरिवेटिव। जब आप ये जान पाएंगे तो आप अपने प्रोफेशन से सही से सवाल कर पाएंगे, आप अपने बुक्स मेंटेन कर पाएंगे, आप अपने खुद से कंप्यूटेशन सही से कर पाएंगे, आपको प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होगी। और वो कॉन्फिडेंस कई बार क्या होता है, आपका प्रोफेशनल गलत बात बोलने से चुप हो जाता है, तो आपके कॉन्फिडेंस के कारण। तो ये जानना जरूरी है कि इन दोनों से फर्क क्या पड़ता है, कि अगर आपको स्पेकुलेटिव बोल दें या बिजनेस बोल दें। जैसा मैंने आपको कहा, इस वीडियो को बनाने के पीछे अधिकतर कारण मेरा यही था कि यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे जो नॉन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए सर आपका है, हेलमेट पहनिए या ना पहनिए, तो पैसे आपके हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आपका है, आपने कुछ भी मान के किसी से भी सुन के कोई भी रिटर्न फाइल कर दिया, नुकसान आप ही को होने वाला। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। आप ये नहीं बोल सकते कानून मुझे पता नहीं था, मैंने इनसे राय ली तो ऐसा हो गया। नहीं भी, आपका काम है, आपकी ड्यूटी है सही से सही चीज फाइल करनी है। इन इन्फ्लुएंसर्स नॉन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स क्या बोल रहे हैं, जो कि 10 में से 8-9 तो गलत ही बोलते हैं, कोई भी टेक्निकल बात होगा वो गलत ही बात, मैंने तो गलत ही पोस्ट पढ़ी। तो उनकी बात नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि जब हमने सीएस को हम देखते हैं, और अच्छे खासे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, अच्छे खासे कमेंटिंग, अच्छी खासी राय दी गई है हमारे मेरे द्वारा, और हमारे बीच में डिस्कशंस हुए हैं ऐसे लोगों के बीच में। तो जब ये लोग गलत राय देते हैं तब लगता है कि नहीं, वाकई इस मामले में जानकारी कम है और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। क्या शेयर गुड्स होते हैं? अगर है तो इस पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? बहुत ही बचकाना सवाल है। अगर सीएस मेरे पढ़ रहे हैं तो हंस रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, पर यकीन मानिए सीएस के द्वारा ये सवाल पूछा होता है। पढ़ाई हर किसी की उस गहराई पे नहीं हो पाती कई बार। तो सिंपल सी बात है कि शेयर्स गुड्स तो होते हैं, पर जीएसटी के पर्पस के लिए गुड्स नहीं। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया मुझसे कि फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे तो लिखा हुआ है कि शेयर्स गुड्स होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी छोटी सी बात में आगे के स्लाइड्स में हम कर लेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ लिखा है टर्नओवर है क्या? आपने कई यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जहां पे वो टर्नओवर उन्होंने आपको बता दिया, ये प्लस माइनस कर दो ये टर्नओवर हो गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा, जवाब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जवाब का आधार क्या है, इंपॉर्टेंस उसका है। व्हाट इज द बेस ऑफ योर रिप्लाई,
व्हाट इज द बेस ऑफ योर ओपिनियन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तभी अगर आप सीए स्टूडेंट हैं या सीए प्रोफेशनल, आपको याद होगा कि हम जब भी सवालों के जवाब अपने पेपर में देते थे, सबसे पहले हम धारा लिखते थे, प्रोविजन लिखते थे, उसके बाद हम जवाब पे आते थे। तो जो बेसिक प्रेमाइस है कानून का वो यही है कि भैया जवाब बाद में दो, पहले कानून बताओ। तो इसलिए टर्नओवर सिर्फ मैं आपको बता दूं कि नहीं भाई, कैश सेगमेंट के अंदर अब सबको पता है, ये बहुत कॉमन बात है कि कैश सेगमेंट में जो आपने शेयर सेल किए वो टर्नओवर, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी प्रॉफिट लॉस का एब्सोल्यूट वैल्यू है वो टर्नओवर। बात ये नहीं है, बात ये है कि कहाँ पे लिखा है। इनकम टैक्स एक्ट में तो लिखा ही नहीं है टर्नओवर की डेफिनेशन। आखिर कहाँ से पता लगेगी कि टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? मेरे सीए ने कुछ कहा, फिर इन्फ्लुएंसर कुछ और कह रहा है, लिंक्डइन पे कुछ और लिखा हुआ है, मेरे दोस्त के सीए ने कुछ और कहा। तो अगर ये पता रहेगा तो आपकी जानकारी बढ़ेगी। ऑडिट का और अकाउंट्स बुक्स का क्या रिश्ता है? हमने पूछ तो लिया कि भाई हमारे बिजनेस में हमें ऑडिट कराने की जरूरत है कि नहीं। ऑडिट तो बात की बात है, पहले आप ये तो समझिए आपके बिजनेस में आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत है कि? तो अगर बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट, बात की बात है। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से आपको अकाउंट्स बुक ही मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट की जरूरत आने की नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि अकाउंट्स बुक कब मेंटेन हो। देखिए, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको पहले 4 क्वेश्चन में आपके ऑडिट के सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन वो जवाबों से पहले आपको ये जानने जरूरी है, इसलिए इन सवालों को मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर दिया। आगे चलते हैं। कोई ऐसा नियम जहां मेरे टर्नओवर ज्यादा होने पर भी ना बुक्स बनाना हो और ना ऑडिट कराना, यानी आपका टर्नओवर ज्यादा है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, आपके टर्नओवर ज्यादा है, पर आपको कानूनन बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। बुक्स बनाने की जरूरत नहीं तो ऑडिट मेंटेन करने, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? जरूर है कि आपका 44 एडी कहता है आपका बिजनेस है तो आपका बुक्स बनाने की, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। 44 एडी ये कहता है अगर आप प्रोफेशनल है तो कब बुक्स बनाने की जरूरत है, बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कब ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पर तो जवाब हो गया। इसके पीछे ज्ञान क्या है? मुश्किल ये आती है अगर एक से ज्यादा व्यापार हुए तो। आप मान लीजिए आपके व्यापार भी है और आप प्रोफेशनल भी हैं, आपकी दूसरी इनकम्स भी है, तब क्या होगा? तब कैसे होगा? तब आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कहाँ बुक्स बनाना है, कहाँ नहीं बनाना? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बिजनेस में 44 एडी ले लिया, एक बिजनेस के लिए नॉर्मल अकाउंटिंग कर ली, प्रोफेशन के लिए 44 एडी ले लिया, दूसरे प्रोफेशन के लिए नॉर्मल अकाउंटिंग कर ली? क्या ऐसा मिक्स मैच हो सकता है? यानी असेसी यानी टैक्स पेयर क्या अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग बिजनेस व्यापार के लिए अलग अलग कानून फॉलो कर सकता है? ये असली ज्ञान। 44 एडी तो हर कोई जानता है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल है कि हमने बोल दिया कि हम बिजनेसमैन हैं, जबकि कानूनन आप पेशेवर यानी आप प्रोफेशनल हैं, या आपने बोल दिया आप प्रोफेशनल हैं क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि सिर्फ मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं इसलिए मैं प्रोफेशनल हूं। ये भी एक गलत सोच है। इसलिए आपको ये जानने की जरूरत है कि डिपार्टमेंट कानूनन ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिनके फुलफिल होने पे ये माना जाएगा कि आप कब प्रोफेशनल हैं, कब सर्विस प्रोवाइडर हैं, सिर्फ सर्विस एज अ बिजनेस, और कब आप बिजनेसमैन। ये तीनों अलग अलग चीजें। उदाहरण के तौर पे ये हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे। रिलायंस का जो आप फोन कनेक्शन यूज करते हैं ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पर क्या रिलायंस ये बोल सकता है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पर वो प्रोफेशनल नहीं है कि नहीं? उसी तरह एक सीए, एक सर्विस टीचर, ठीक है, एक टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो पढ़ा रही है। अब जरूरी नहीं है टीचर के लिए डिग्री हो, जरूरी नहीं है टीचर के लिए आप यहीं पर रजिस्टर हो, आप ऐसे टीचिंग कर सकते हैं। तो क्या आपको सर्विस प्रोवाइडर एज अ बिजनेस माना जाएगा कि एज अ प्रोफेशनल माना जाएगा? सोचिएगा इस बारे में, अगले वीडियो में इस पे गहराई पे बात, राइट। नेक्स्ट, ऑडिट के नियम कब से लग जाते हैं, है ना? अभी तक तो हम बुक्स की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। तो ऑडिट के नियम अधिकतर ये लगते हैं कि अगर आप, पहली बात तो बुक्स बनाने के लिए बाध्य, कानूनन पहला रिक्वायरमेंट ये है। अगर आप बुक्स बनाने के लिए बाध्य हैं तो ऑडिट के रिक्वायरमेंट लग सकते हैं, उसके लिए आपको 44 AB सेक्शन देखना होगा। और या फिर अगर आप 44 AD 5, ठीक है, पिछले 5 सालों में आपने 44 AD कभी भी ऑप्ट किया हो और इस साल आप अगर ऑप्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तब आपको देखना होगा कि 44 AB के हिसाब से और 44 AD के हिसाब से ऑडिट कराने के लिए बाध्य है कि नहीं। तो इसलिए पहला रिक्वायरमेंट ये है कि पहले तो ये देखिए कि आप बुक्स मेंटेन करने के लिए जरूरी है। फिर दूसरा ये देखिए कि आप पिछले 5 सालों में आपने, आपके क्लाइंट ने 44 AD को कभी भी ऑप्ट किया है कि? सही बात है। तो अब यहीं पे अब जवाब तो फिर से वही बात है, हो गया। पर ज्ञान की बात यह है कि 44 AB और 44 AD सब सेक्शन 4 और 5 एक्चुअल में कहते क्या है? इनमें एक एक शब्द में बहुत छिपे हुए रहस्य हैं, ठीक है, अगले वीडियोस में बात करेंगे। ऑडिट में सीए क्या क्या चेक करे? अब हमने तो मान लिया कि मेरा टर्नओवर मान लीजिए 4 करोड़ रुपए, मेरे बिजनेस का ऑडिट होगा, बुक्स का ऑडिट होगा। तो क्या वो सिर्फ सीए हमारे बिजनेस बुक्स का ही ऑडिट करेगा? उसी बिजनेस बुक्स का, मान लीजिए आपके 4 बिजनेस,
एक बिजनेस में टर्नओवर 2-3 करोड़ रुपए जो भी है क्रॉस कर गया, तो क्या सिर्फ उसी बिजनेस बुक्स को ऑडिट करेगा या आपके सारे बिजनेस प्रोफेशन सभी को ऑडिट करेगा? ये तो छोड़ दीजिए। असली सवाल ये है कि क्या वो इसके अलावा आपकी इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, क्या सभी को वो ऑडिट करेगा? जवाब है हाँ, वो आपके सभी स्रोत, कमाई के स्रोत को ऑडिट करेगा। पर ज्ञान की बात यह है कि भाई ऐसा लिखा कहाँ है? कई लोगों को ये नहीं पता कि ये जो प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट है, कि 44 एडी और 44 एडीए आर बिजनेस या प्रोफेशन स्पेसिफिक। ठीक है, अब अभी इसके अर्थ पे नहीं जाएंगे, अगले वीडियो में इसके अर्थ पे बात करेंगे। और 44 ए बी इज असेसी स्पेसिफिक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत अलग है। इसी आधार पे मैंने आपसे कहा कि भले ही एक बिजनेस में आप पर ऑडिट एप्लीकेबिलिटी आई हो, पर आपकी ऑडिट सभी इनकम सोर्स के बुक्स के, राइट? अब इसका जवाब भी आगे के वीडियोस में हम सेक्शन के साथ देखेंगे। क्या स्टॉक मार्केट के 3 करोड़ से कम के टर्नओवर पे मुझे ऑडिट से बचने के लिए 44 एडी चुनना चाहिए? एक बहुत अच्छा बदलाव आया। उन्होंने 44 एबी में कह दिया कि अगर आपके रिसीप्ट और पेमेंट 5% ऑफ टोटल टर्नओवर से कम है, के बराबर या कम है, तो आपके टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ हो जाए। बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया 44 एडी में। उन्होंने कहा कि अगर 3 करोड़ तक की भी नॉर्मल 44 एडी का जो लिमिट था वो 2 करोड़ था, यानी 2 करोड़ के टर्नओवर तक भी आपका बिजनेस का टर्नओवर है, आप 6 या 8% इनकम दिखाइए, कोई बुक्स मेंटेन करना नहीं, कोई ऑडिट करवाना नहीं। यहाँ पे उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट जोड़ा कि अब वो लिमिट उन्होंने कुछ बिजनेसमैन के लिए 3 करोड़ कर दी। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर 3 करोड़ आपका फ्यूचर, पहला सवाल, अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन टर्नओवर है 2.5 करोड़, बुक्स बुक्स मेंटेन मत करिए, सीधे अपना प्रेजम्पटिव इनकम दिखाइए 6% या जो भी इनकम दिखाइए और आगे बढ़ जाइए। क्या ये सही है? क्या ये करना चाहिए? कि बुक्स बनाने से आप बच गए, ऑडिट कराने से आप बच गए। इसका जवाब समझने के लिए हमें 44 एडी को, 44 एबी और 44 एडी को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना कि भैया इनमें फर्क क्या है, हमारे लिए फायदेमंद क्या है, हमारे लिए वो मकसद है। अगर मैं आपको सिर्फ जवाब दे दूं कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं है तो क्यों, क्यों नहीं, कहाँ लिखा है, मुझे नुकसान क्या है, मुझे फायदा क्या है, तब ये जानने के लिए हमें आगे और इसके बारे में समझना होगा। और नेक्स्ट, राइट, क्या क्या नुकसान है इसको हम अगले वीडियो के लिए छोड़। यानी 11 साल भी 10 के कंटिन्यूएशन में सवाल यह है कि मेरे व्यापार में 5% से ज्यादा पेमेंट कैश में है, पर जो रिसीप्ट है वो 5% से कम है, तो क्या मैं 44 एडी के 3 करोड़ का लिमिट का फायदा उठा सकता? जवाब है हाँ। अरे हाँ कहां से? वो क्या रहा है आज के टाइम में, क्योंकि ये दोनों प्रावधान आसपास आए, लोग 44 एबी के 5% के लिमिट को, दोनों कंडीशंस को यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि याद रखना आसान। हाँ यार वहां तो 3 करोड़ है, जबकि ऐसा नहीं, दोनों में फर्क है। एक सिंपल सी बात है, जवाब इसका यहीं पे खत्म हो जाता है कि 44 एबी में तो 10 करोड़ के टर्नओवर के लिमिट के लिए आपके दोनों रिसीप्ट और पेमेंट 5% या उससे कम होनी चाहिए नकदी में। पर 44 एडी के 3 करोड़ का लिमिट का फायदा उठाने के लिए आपको पेमेंट की कोई रिक्वायरमेंट, बस एक ही कंडीशन है कि आपकी रिसीप्ट्स जो है वो नकदी में 5% या उससे कम होनी चाहिए आपके टोटल टर्नओवर के। इसलिए 44 एडी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऊपर ऊपर से हर चीज सेम लगती है। और यहाँ पे हमारे 15-16 सवालों के जवाब खत्म हो गए। आपने देखा बड़ी आसानी से चीजें खत्म हो गई। और अगर आपको एहसास हुआ कि नहीं सिर्फ हाँ या ना से काम नहीं, हमें इसके आगे इसके बारे में समझना होगा कि कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है और इसका आपस में रिश्ता क्या है, ताकि तभी हम किसी को ये बोलना, किसी सीए को, किसी प्रोफेशनल को, किसी सीनियर को ये बोलना कि नहीं आप गलत है। गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती सभी से हो सकती है, कानून आपस में बहुत पेचीदा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक शब्द को आपने गलत तरीके से पढ़ लिया, उसका अर्थ ही बदल जाए। लेकिन फिर भी कुछ चीजें इतनी रेलेवेंट और इतनी क्लियर होती हैं कि उसके बारे में भी अगर कोई गलत राय दे रहा है तो उसको गलत बोलने के लिए पहले हमारी जानकारी क्लियर हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपका सीए या फिन इन्फ्लुएंस या मैं आपको सही राय दे रहा हूँ? क्या वाकई टैक्स कानून अधूरे हैं, साफ शब्दों में कुछ नहीं लिखा है, जो अधिकतर प्रोफेशनल्स आपको कह देंगे टैक्स ऑडिट की फीस देने के लिए? जो जवाब मैंने आपको दिए, ये इनकम टैक्स में कहाँ, किस सेक्शन में, किन शब्दों से पता लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और वही लागू होता है? एक एक सिंपल सा उदाहरण है, आपने कई बार वकीलों से, अपने प्रोफेशनल से सुना होगा, भाई एग्रीमेंट बनाने में बहुत कलाकारी लगती है, एक शब्द से पूरा अर्थ बदल जाता है। कुछ हद तक ये बात सही भी है। उदाहरण के तौर पे जब हम ये कहते हैं कि जब हम सेक्शन 44 एडी और 44 एबी और 44 ए ये तीनों पढ़ते हैं, जो कि ऑडिट और बुक्स मेंटेन के बारे में बहुत जरूरी है, एक सिर्फ सच शब्द से, इंग्लिश वाला सच, SUCH, सिर्फ इस एक शब्द से पूरा सेक्शन क्लियर हो जाता है और सेक्शन आपस में अलग अलग हो जाता है।
दोनों तीनों सेक्शन का जो दायरा है वो अलग हो जाता है सिर्फ इस एक शब्द से, राइट। ये हम आगे के उस सेक्शन में पढ़ेंगे। या जिन पे 44 ए बी 10 करोड़ की लिमिट लगती है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया, ये हम आगे देख लेंगे। छोटी सी बात है, आपको दिखते ही पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ 10 करोड़ की लिमिट अलग लोगों के लिए है, 3 करोड़ की लिमिट 44 डी में अलग लोगों के लिए। क्या एफएनओ इन्वेस्टमेंट भी माने जा सकते हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जब हम ट्रेड करते हैं, हेजिंग क्या होता है पहले तो हमको यही नहीं पता, या हम में से 95% लोगों को या 99% लोगों को ये नहीं पता होगा हेजिंग क्या होता है। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन तो शायद अगेन 99% लोगों को नहीं पता होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। इनकी एक ही स्लाइड में डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे अगले, एक ही स्लाइड। आपको जिस समझ में आ जाएगा कि भैया क्या डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या हेजिंग होती है, क्या एफएनओ होते हैं। लेकिन सवाल यहीं पे आता है, क्या एफएनओ में जब आप ट्रेड करते हैं, इनको बिजनेस माना जाएगा एज अ ट्रेड या एज अ इन्वेस्टमेंट? क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी इन्वेस्टमेंट माना जाए? ये इन सब के आधार क्या हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। अगर यहाँ तक आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं और आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं ये जो कह रहा है सही है, मुझे ज़्यादा जान की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं को फॉलो करें, आँख बंद करके फॉलो। कोई आपको इनसे अलग कोई राय दे तो जरूर मुझे बताएं, हो सकता है मेरी कोई गलती हो, मैं उसका सही जवाब आपको ढूंढ के दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा और आप अगले वीडियो पे इसकी इन चीज़ों के बारे में डिटेल में कानूनन ये जानकारी जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।